Thank you. नमस्कार। विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, उत्तराखंड राज्य सरकार, दून विश्वविद्यालय और यू कोस्ट के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस NSIL 2025 में आप सभी सुधीजनों का स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोगों का सौभाग्य है कि आज के इस सत्र में, जैसा कि बताया गया कि हमारा जो देहरादून डिक्लेरेशन होना है, जो इसके पहले 2 डिक्लेरेशन आ चुके हैं, इंदौर डिक्लेरेशन और लखनऊ डिक्लेरेशन, उसके ड्राफ्ट के पर हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे। और हम लोगों का सौभाग्य है कि इस सेशन को चेयर करने का, हम लोगों के मार्गदर्शन करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ऐसे प्रोफेसर अविनाश अग्रवाल जी हैं। आप वर्तमान में 1 मई 2014 से IIT जोधपुर में निदेशक के दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। आप ERC-EW मेडिसिन USA से पोस्ट डॉक्टोरल करने के बाद आपने IIT कानपुर में 2001 से शिक्षा, अध्यापन और शोध का कार्य प्रारंभ किया। आप अपने क्षेत्र के मूर्धन्य विद्वान हैं। आप ब्रिटेन के लाफ्बेरो यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रिया के वियना यूनिवर्सिटी, दक्षिण कोरिया के हानसान विश्वविद्यालय KSIT में आज भी वहाँ के फैकल्टी का, विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं विजिटिंग फैकल्टी के रूप में। आपका ऊर्जा के क्षेत्र में, ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में और विज्ञान और समाज को जोड़ने के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय योगदान है। आप निरंतर कार्य कर रहे हैं। आपको विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय द्वारा नोबेल के समकक्ष भारतीय पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से आपको सम्मानित किया जा चुका है। आप सभी, हम सभी प्रोफेसर अग्रवाल को आज मुख्य वक्ता के रूप में पाकर धन्य हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपके औपचारिक स्वागत के लिए मैं स्वाति विश्व जी से आग्रह करूंगा कि आप फ्लावर पॉट से प्रोफेसर अग्रवाल सर का स्वागत करें। सर, आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन। जैसा हम लोग को पता है कि हमारा एक डिक्लेरेशन आने वाले समय के लिए जो हम यहाँ कमिटमेंट करते हैं उसको किस तरह से पूर्ण करेंगे, इस संदर्भ में मार्गदर्शन के लिए मैं प्रोफेसर अग्रवाल सर को से आग्रह करूंगा कि कृपया हम लोगों का मार्गदर्शन करें। प्रोफेसर अग्रवाल सर। नमस्कार देवी और सज्जनों। सबसे पहले मैं विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान का आभारी हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और आप सबके बीच में अपने विचार रखने का मौका दिया। प्रोफेसर मिश्रा जी का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे बारे में इतनी बातें कहीं। शायद मैं उन सब बातों को डिज़र्व नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी आपने मेरा परिचय बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। धन्यवाद। आज का जो ये सत्र है, जो जिम्मेदारी हमारी मुझे दी गई है वो ये है कि ये जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है इस पर हमें चर्चा करनी है और इसको समझना है और समझने के बाद इसको अंगीकार करने के लिए हमें शपथ भी लेनी है। तो जो इसका फॉर्मेट है वो जो प्लान किया गया है वो इस हिसाब से है कि पहले 10 मिनट के करीब मैं इस पर चर्चा करूंगा कि ये आपके पास की प्रति उपलब्ध है तो आप अपनी सारी उस प्रति को निकाल लें
और उसके बाद में 5 मिनट के करीब में जोधपुर में हम लोग क्या कर रहे हैं इस दिशा में, इस डिक्लेरेशन में जो भी कुछ चीज़ें बताई गई हैं वो आईआईटी जोधपुर में हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और उसके बाद 25-30 मिनट के करीब हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिससे हम एक्शनेबल आइटम्स जो एज ए वाइस चांसलर, एज ए लीडर ऑफ योर इंस्टीट्यूट और एज ए प्रोफेसर अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने संस्थान में कैसे हम इस ड्राफ्ट डिक्लेरेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो वो एक्शनेबल आइटम्स जो है वो उसके ऊपर डिस्कशन करके हम नोट बना करके और इसमें वो एक्शनेबल आइटम्स की लिस्ट तैयार करने की कोशिश करेंगे, और बाद में उसके बाद उसको कंक्लूड किया जाएगा और वो एक्शनेबल आइटम्स जो है हम अपने अपने संस्थानों में अगले 1-2 वर्ष में उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद आखिरी जो पड़ाव होगा इस सत्र का वो ये होगा कि इसमें जो लास्ट में जो ओथ दी हुई है वो हम ओथ लेंगे, डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करेंगे फॉर्मली। तो ये जो ड्राफ्ट डिक्लेरेशन है जिसको हम देहरादून डिक्लेरेशन बोल रहे हैं, इसका जो थीम है वो अराइज है, अलाइनिंग रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट। और इसमें जो है 6C फ्रेमवर्क दिया गया है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए। वो 6C फ्रेमवर्क है: कंटेंट और क्यूरिकुलम, कम्युनिटी, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कंटेंट एंड क्लाइमेट। और इससे पहले कि मैं बाकी इन 6 विषयों पर चर्चा करूं, अभी पिछले सत्र में प्रोफेसर भास्कर ने कहा कि हमें 30 बिलियन की इकोनॉमी बनना है। 5 बिलियन हमारे प्रधानमंत्री जी जल्दी से बनाना चाहते हैं, उसके बाद हमें 30 बिलियन बनना है। तो जिम्मेदारी किसकी है? कौन ये आमूलचूल परिवर्तन लेकर के आएगा? तो वो जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम सब लोग शिक्षाविद हैं और शिक्षा से ही समृद्धि का रास्ता खुलता है। तो एक मेरा सोचना ये है कि अभी तक हम सिर्फ सरस्वती माँ के पुजारी रहे हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम सरस्वती माँ के साथ लक्ष्मी माँ की भी पूजा करें। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर भारत को $30 बिलियन इकोनॉमी बनना है तो सरस्वती और लक्ष्मी दोनों एक पेडेस्टल पर होनी चाहिए। और इसके लिए आईआईटी जोधपुर में हम लोग 2 मूर्ति लगा रहे हैं, एक माँ सरस्वती की और एक माँ लक्ष्मी की। ये एक नया प्रयोग हम कर रहे हैं, क्योंकि अगर $30 बिलियन और शिक्षा और विद्या सरस्वती के माध्यम से लक्ष्मी को साधना है, तो दोनों को हमें साथ लेकर के चलना होगा। दूसरी हमारी बात हुई कुरुक्षेत्र की और संस्कारों की। तो जो हमारी जो शिक्षा है, जो ज्ञान हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहते हैं, उसको वो भारतीय ज्ञान परंपरा से प्रेरित होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हम जोधपुर में एक 3D फ्रेस्को बना रहे हैं, जहाँ पर जैसे कुरुक्षेत्र युद्ध की बात हुई, तो मुझे लगा कि मेरा सोचना है वो बिल्कुल भारत भास्कर जी ने पूरी तरह कैप्चर किया है। तो उसमें जो अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कृष्ण भगवान के द्वारा, वही फ्रेस्को हम आईआईटी जोधपुर में लगा रहे हैं, और उसके साथ में हम 7 कोइंस लगा रहे हैं। वो 7 कोइंस जो है 7 हमारे संस्थान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बायो साइंसेस, लिबरल आर्ट्स, ऐसे 7 कोइंस हम लगा रहे हैं। और हमारे संस्थान का टैगलाइन है त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयो असि। तो ये फ्रेस्को भी हम अपने संस्थान में लगा रहे हैं, जिससे हमारे संस्थान का क्या इथोस है, क्या वैल्यू सिस्टम है, वो एक बिना कंफ्यूजन के हमारे छात्रों को, हमारी नेक्स्ट जनरेशन को वो पता लगे। तो ये हम आईआईटी जोधपुर में कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। कमिंग बैक टू 6C फ्रेमवर्क फॉर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, तो इसका जो पहला जो बुलेट पॉइंट है वो है कंटेंट एंड क्यूरिकुलम। तो इस कंटेंट एंड क्यूरिकुलम में हमें हिंदुस्तानी अप्रोच, भारतीय अप्रोच ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च, वो हमें लेनी होगी। एंड हमारी जो
रिच कल्चरल और इंटेलेक्चुअल हेरिटेज है उसको हमें ध्यान में रखना है। दूसरा जो है इसके अंदर, वी हैव टू डीकॉलोनाइज आवर करिकुलम एंड रिसर्च मैथोडोलॉजीज, ताकि हमारी जो कल्चरल इथोस है, नेशनल एस्पिरेशंस हैं, और जो स्वयं का जो कॉन्सेप्ट है, सेल्फहुड, दैट डिफाइंस द यूनिक आइडेंटिटी ऑफ इंडिया और भारत, वो हमें इसमें दिखना चाहिए। सेंट्रल टू दिस विजन इज द प्रमोशन ऑफ भारतीय भाषा। भारतीय भाषा के प्रयोग के बारे में चमू कृष्ण शास्त्री जी ने काफ़ी बात किया, और मैं भी थोड़ा सा इस बारे में शेयर करना चाहूँगा। आप लोगों ने शायद सुना होगा कि आईआईटी जोधपुर एक पहला आईआईटी है जहाँ पर भारतीय भाषाओं में फर्स्ट ईयर में इंजीनियरिंग की शुरुआत की गई है। तो जो एक मोल्ड है कि आईआईटी में सिर्फ अंग्रेजी में भाषाएं होती हैं और भारतीय भाषाएं एस्पिरेशनल नहीं हैं, हमने उस मोल्ड को तोड़ा है। और मैं आपको बहुत ही बताते हुए खुश हूँ कि पहले ये एक्सपेरिमेंट हमने जुलाई में किया था जब हमारा नया बैच आया। लगभग 550 बच्चे हम लोग लेते हैं, उसमें से 120 बच्चे स्वेच्छा से भारतीय भाषाओं के सेक्शन में रजिस्टर किए, विच इज़ 22%, बिना किसी मेजर परसुएशन के। और ना केवल किए, उनको हमने मौका दिया था कि आप जब चाहें तब इंग्लिश के सेक्शन में मूव कर सकते हैं। 10 बच्चे उधर मूव हुए, लेकिन 10 बच्चे उधर से इधर भी मूव हुए। फाइनली 120 बच्चे हमारे ग्रेजुएट हुए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो बच्चे भाषा की भ्रमजाल की वजह से पिछले वर्षों में 4 और 5 सीपीआई पर अटक जाते थे, उनका सीपीआई अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन से बेटर था। तो भारतीय भाषाओं का, अंग्रेजी का जो भ्रमजाल था, उसको हमने तोड़ने में सफलता प्राप्त की। उसके लिए हमने एक जोधपुर मॉडल फॉर टीचिंग एंड लर्निंग इन इंडियन लैंग्वेजेस बनाया है। और मैं सबके साथ शेयर करने के लिए मैं बहुत खुश होऊंगा अगर आप सब लोग अपने अपने संस्थानों में भी इसको लगाने की कोशिश करें, स्पेशली इंजीनियरिंग कॉलेजेस में। और इससे हमें काफ़ी जो टीचर्स हैं उनका भी हमें अच्छा इनपुट मिला है। इसमें विशेष बात जो ये है कि जो भी टीचर अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन को पढ़ा रहा है, वो ही टीचर हिंदी माध्यम के सेक्शन को भी पढ़ाया है, और सेम डे क्लास हुआ है। तो उससे हमें काफ़ी, टीचर को भी बहुत अच्छा लगा है और स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सफलता प्राप्त हुई है। भारतीय भाषाओं से हमारे बच्चों में भारतीय संस्कार भी देने में मदद मिलती है। इसके अलावा जो है, वी हैव टू इंटीग्रेट द ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम इनटू मॉडर्न एकेडमिक फ्रेमवर्क and make a systematic effort to document and preserve indigenous knowledge system across all disciplines, including our rich traditions of family values and social harmony. इसमें भी हम लोग काफ़ी काम कर सकते हैं। अपने अपने एरियाज में बहुत सारी ट्रेडिशनल नॉलेज है जो अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से डॉक्यूमेंट किया जा सकता है, और उसको साइंटिफिक मेथड्स के यूज करते हुए उसकी साइंटिफिक एविडेंस क्रिएट की जा सकती है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस को करनी चाहिए। आयुर्वेदा के क्षेत्र में राजस्थान में आईआईटी जोधपुर ये प्रयास बहुत तेजी से कर रहा है, और जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको क्राउड सोर्सिंग के माध्यम से हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं, और साइंटिफिक एविडेंस हम उसकी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा बुलेट पॉइंट इस 6C फ्रेमवर्क का है, कम्युनिटी। So our institutions will nurture an inclusive academic environment that empowers all its stakeholders, particularly women's participation. जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं तो विमेंस का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है, और एज लीडर्स वी मस्ट एनकरेज इंक्लूजन ऑफ द विमेन इन ऑल आवर एक्टिविटीज, इंक्लूडिंग द लीडरशिप्स इन डिफरेंट प्लेसेस। इसके अलावा जो समाज के जो और हिस्से हैं, पिछड़े हुए हिस्से हैं, उनको भी हमें प्रोएक्टिवली आगे बढ़ाना है, समाज को एक करना है, और ये यूनिवर्सिटी से बेहतर कहीं और नहीं हो सकता है। वी शुड इंस्टिल अ डीप सेंस ऑफ सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग आवर एकेडमिक कम्युनिटी, ensuring that our research and innovation activities prioritize national development goal and strengthening family values and social principle by invoking the principle of कुटुंब प्रबोधन। तो इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि
जो हमारी रिसर्च और इनोवेशंस हैं वो भारत के लिए हों। और यहाँ पर मैं सभी वाइस चांसलर और निदेशक महोदयों से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर भारत को विकसित बनना है तो भारत विकसित कैसे होगा? कोई अमेरिकन साइंटिस्ट आकर के हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा। और मैं अपने सभी आईआईटी के जो हमारे निदेशक महोदय हैं उनको सबको बोलता हूँ, देश में 23 आईआईटीज़ हैं, 31 एनआईटीज़ हैं और लगभग हर स्टेट में एक एनआईटी एक आईआईटी है। अगर आप अपने लोकल स्टेट का प्रॉब्लम्स, जो वहाँ का पिक्यूलियर प्रॉब्लम्स हैं, उनको टेक्निकल सॉल्यूशन देंगे, आपका स्टेट विकसित होगा और हर स्टेट विकसित होगा तो भारत विकसित स्वतः ही हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी लोकल प्रॉब्लम्स को ज़रूर सॉल्व करें। मैं जानता हूं कि पेपर पब्लिकेशन बहुत ज़रूरी है इंटरनेशनल जर्नल्स में, लेकिन उसके साथ साथ जो टेक्निकल सॉल्यूशंस हैं, सोसाइटल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज़ जो भी सोशल प्रॉब्लम्स पे काम करती हैं, लोकल प्रॉब्लम्स पे भी अगर उतना ध्यान दिया जाए तो हम लोग ज़्यादा इफेक्टिवली अपना काम कर पाएंगे। We need to establish robust framework to translate research outcomes into tangible benefits, directly impacting our communities and ensuring that academic excellence serve our societal progress. ये बेहद ज़रूरी है कि हम अपने जो यूनिवर्सिटी में जो भी नॉलेज जनरेट करते हैं उसको सिर्फ किताबों तक और पेपर्स तक और पेटेंट्स तक सीमित नहीं करना है, उसको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लेकर के आना है, उसको हमें वेल्थ क्रिएशन में इस देश के लिए बनाना ज़रूरी है। इसलिए हर यूनिवर्सिटी को अपने यहाँ पर इंक्यूबेशन स्टार्टअप सिस्टम को स्ट्रेंथन करना ही होगा, अदरवाइज जो $30 बिलियन का सपना हम देख रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे जो छात्र हैं वो केवल जॉब सीकर ना बने, वो जॉब क्रिएटर्स बने। और इसके लिए सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारे टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, सारी जो जितने भी कॉलेजेस हैं सबको एक साथ मिल करके काम करना होगा। तीसरा बुलेट पॉइंट है वो कन्वर्जेंस का। The strength of our institutes lies in the ability to create meaningful convergence between different knowledge systems. We will strengthen our connection with India's cultural knowledge systems, integrating them with modern scientific approaches to create unique solutions for contemporary challenges. अब इसके विषय में मैं अपने विचार आपके सामने रखना चाहूँगा। कन्वर्जेंस जो है उसमें हमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच लेनी होगी। इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को ही हम यूज़ करके कुछ भी नई नॉलेज क्रिएट कर सकते हैं। अभी जो हमारी जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ही साइलो बेस्ड है। हम लोग सिर्फ अपने लोगों से, जो हमारी तरह के सोचते हैं उनके साथ बात करते हैं। और नई नॉलेज हमेशा तब क्रिएट होती है जब आप उन लोगों से बात करते हैं जो आपकी तरह नहीं सोचते हैं, जो आपसे डिफरेंट सोचते हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी जनरेशन, आईपी जनरेशन, वो बॉर्डर्स पर क्रिएट होगा, दो डोमेन्स के बीच में, जहां पर आप इंटरडिसिप्लिनरी टीम बना करके आप रिसर्च करेंगे, इनोवेशन करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे, वहां पर नॉलेज जनरेट होगी। इसके साथ में हमें नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज ट्रांसफ़र के बहुत बेहतरीन सिस्टम्स क्रिएट करने होंगे और हमें जो सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे उनको कॉन्टेक्चुअलाइज करना होगा लोकल नीड्स के हिसाब से, हमारी भारतीय कल्चर, भारतीय रियलिटीज़ के हिसाब से। और साथ में इसके साथ कन्वर्जेंस को हमें यूज़ करते हुए अपनी इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी बिल्डिंग बनानी होगी, क्योंकि जैसा कि भारत भास्कर साहब बता रहे थे कि हमारी जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर भारत को आगे बढ़ना है तो मैन पावर रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। तो हमें डिसिप्लिनरी कन्वर्जेंस करनी होगी, इंडस्ट्री एकेडमिया कन्वर्जेंस करनी होगी, सेक्टोरल कन्वर्जेंस करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर को एजुकेशन के साथ ब्लेंड करके क्या हम कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी को हेल्थ केयर के साथ ब्लेंड करके क्या हम नए सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें लोकल और ग्लोबल कन्वर्जेंस भी करनी होगी।
Now coming to collaboration. The foundation of our institution growth will be built on robust collaboration across all levels, guided by the principles of Samajik Samrasta. We will enhance collaboration, mentorship, and leadership opportunities, creating a network of knowledge, expertise that transcend social barriers. तो इस विषय में हमें ये देखना होगा कि जो कोलैबोरेशन है वो इंटरडिसिप्लिनरी हो नेचर में, जो हमारी कॉम्प्लेक्स देश की प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करने में यूज आए। इसके अलावा इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन हमें करना होगा, इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस भी करने होंगे और कम्युनिटी एंगेजमेंट भी करना होगा। इसके क्या बेनिफिट होंगे? जब हम ये सब कोलैबोरेशन करेंगे तो उससे हमारी नॉलेज और क्रिएटिविटी जनरेट होगी, नॉलेज शेयरिंग होगी और प्रॉब्लम्स जितनी भी हमारे देश की हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलेगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी और पार्टनरशिप्स जनरेट होंगी। इससे जो हमारी रिसर्च और इनोवेशन है वो इम्प्रूव होगी, टीचिंग लर्निंग पेडागॉगीज इम्प्रूव होंगी, कम्युनिटी एंगेजमेंट इम्प्रूव होगा, हमारे जितने भी डिसीजंस हमारे पॉलिसी मेकर्स लेते हैं वो भी इम्प्रूव होंगे और हमारी इंस्टीट्यूट की जो रेपुटेशन है वो भी इम्प्रूव होगी। Our approach will emphasize co-creation, co-clustering, enabling collective innovation and shared growth. We will foster meaningful partnerships between academic institutes, industry and community organization, ensuring our collective effort promotes social harmony and inclusive growth. पांचवा पॉइंट जो इसमें है वो है कनेक्शन का, कनेक्ट। So our institutes will establish and maintain strong linkages with local community, creating dynamic channels for knowledge exchange and societal engagement. तो जैसा कि मैंने कहा कि सोसाइटी के साथ एंगेजमेंट और भारतीय प्रॉब्लम्स का आइडेंटिफिकेशन और उनका भारतीय सॉल्यूशन, ये ही हमारी डायरेक्शन होनी चाहिए। Guided by the philosophy of जड़ से जगत तक, we will bring fundamental knowledge with real world application, ensuring that our academic pursuits resonate with our societal needs. और जो छठवां पॉइंट है वो है क्लाइमेट का। Environmental sustainability stands as a cornerstone of our institutional commitment, reflecting our traditional values of living in harmony with nature. और जैसा कि पिछले सत्र में भी बताया गया था कि जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हम सिर्फ सस्टेनेबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात नहीं करते हैं। और सस्टेनेबल कंजम्पशन क्या है, क्या हमें इतनी एनर्जी क्रिएट करने की ज़रूरत है? फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एनर्जी के क्षेत्र का एक एग्जांपल देता हूँ। आज हमारे देश में लगभग 37 कार 1000 लोगों पर है और यही नंबर अमेरिका में 950 के आसपास है, यूरोप में 700 के आसपास है। हमारा यंग देश है, हमारी जनरेशन यंग जनरेशन है, उसकी एस्पिरेशंस हैं। तो क्या हम लोग ये अफोर्ड कर सकते हैं कि हमारे पास भी 500-700 कार हर 1000 लोगों पर हो? ये एक सोचने वाली बात है। तो हम वेस्टर्न मॉडल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी जो है सिर्फ प्रोडक्शन में नहीं होनी चाहिए, सस्टेनेबिलिटी कंजम्पशन में भी होनी चाहिए। और जो हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा रही है कि हम सोसाइटी एनवायरनमेंट के साथ हार्मनी में रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हमें आगे जाना है। We need to actively promote ecological preservation and ensure the preservation of Himalayan region through focused research and innovation, developing sustainable solution for pressing environmental challenges. And our approach will integrate environmental consciousness into all aspects of institutional operation from research priority in daily functions. अब इसके बाद जो है मैं आपके साथ अपना कुछ अनुभव जो है IIT जोधपुर का मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम लोग क्या कर रहे हैं इन सब एरियाज़ में। जस्ट मैं 3 या 4 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा। IIT जोधपुर में हम लोग एजुकेशन और रिसर्च की कन्वर्जेंस कर रहे हैं और हम साइलोज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं और हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उनको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हम कई डोमेन्स में कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव स्टार्टेड ए आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आज आयुर्वेदा सब जानते हैं कि ट्रेडिशनल भारतीय नॉलेज है, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है। क्यों पॉपुलर नहीं है? इसलिए पॉपुलर नहीं है क्योंकि हर व्यक्ति किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन को लेने के पहले साइंटिफिक प्रमाण चाहता है।
वो प्रमाण, साइंटिफिक प्रमाण आयुर्वेदा के क्षेत्र में वो उतना विजिबल नहीं है। हमारा जो आयुर्टेक सेंटर हमने स्थापित किया है वो एग्जैक्टली यही कर रहा है कि जो आयुर्वेदा की मेडिसिन्स हैं वो क्यों काम करती हैं, उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है, जीनोमिक्स से हमने उसको रिलेट किया है, और कैसे हम ट्रीटमेंट को पर्सनलाइज कर सकते हैं, कैसे हम ट्रीटमेंट को साइंटिफिक टूल्स को यूज़ करके उनको हम इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, उनकी हम एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये सब हम आयुर्टेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आईआईटी जोधपुर में करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से जो हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज है आयुर्वेदा की, उसको हम एआई ड्रिवन प्रिसीजन हेल्थ केयर के साथ भी कंबाइन कर रहे हैं ताकि उसका पर्सनलाइजेशन किया जा सके। जो हमारे एंशिएंट प्रिंसिपल्स हैं उनको ना केवल हम प्रिजर्व कर रहे हैं बल्कि उसको डेटा साइंस और बायोटेक्नोलॉजी के साथ जोड़ करके मॉडर्न मेडिकल चैलेंजेस को टैकल करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग आईआईटी जोधपुर में एआई और एक्सटेंडेड रियलिटी, जो अलग अलग डोमेन में हम उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारा एक प्रोग्राम है मास्टर्स इन डिज़ाइन इन एक्सटेंडेड रियलिटी डिज़ाइन, जो कि अपने प्रकार का इकलौता डिज़ाइन प्रोग्राम है, और इसमें हम टेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी और यूज़र एक्सपीरियंस को यूज़ करते हुए हम फ्यूचर ऑफ डिजिटल इंटरेक्शन के बारे में लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। ये भी एक अपने प्रकार का एक नया एक्सपेरिमेंट है जो हम आईआईटी जोधपुर में कर रहे हैं। और ये जो कुछ 6C की बात हुई, आप इससे इनको रिलेट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी आईआईटी जोधपुर में करने की कोशिश कर रहे हैं। कोलैबोरेशन के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी डिफरेंट एरियाज के कोलैबोरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने एक AIoT फैब्रिकेशन फैसिलिटी लगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स फैब्रिकेशन फैसिलिटी है, जो हमने आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया है। और इसमें हम MSME इंडस्ट्रीज़ के साथ और राजस्थान सरकार के साथ कोलैबोरेट करके डिफरेंट टाइप के सेंसर्स बना रहे हैं, और सेंसर्स को यूज़ करते हुए हम डिफरेंट टाइप की चीप डिवाइसेस भी बना रहे हैं जो ग्रास रूट इनोवेशन के काम में आएंगी, और ये लोकल इंडस्ट्री को भी हेल्प करेंगी, मशीन विजन में आएंगी यूज़, और काफ़ी तरीके के ऑटोमेशन में क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए ये सब यूज़ आएंगी। इसी तरीके से हम लोग जो है लोकल आर्टिसान्स को प्रमोट करने के लिए उनके साथ भी हम कोलैबोरेट करते हैं। जो अलग अलग तरीके के लोकल आर्टिसान्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, सेक्शन 8 कंपनी, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, जो 100% आईआईटी जोधपुर के द्वारा ओन्ड है। इसका नाम है जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन फाउंडेशन। इसमें हम जितने भी आर्टिसान्स हैं उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें हम मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके कैसे उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए और कैसे उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी ग्लोबल आउटरीच की जाए ताकि उनकी इनकम लेवल्स बढ़ें। तो ग्रास रूट पर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा क्षेत्र है जहाँ पर हम लोग हैं वहाँ पर जितने भी आर्टिसान्स हैं उनकी इकोनॉमिक वेलबीइंग हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, लोकल कम्युनिटीज़ को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर सारे संस्थान ये अपने अपने क्षेत्रों में करें तो डेफिनेटली विकसित भारत एक रियलिटी होगा बहुत जल्द। इसी प्रकार से हम सस्टेनेबल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हम अपने यहाँ कर रहे हैं, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, मेडटेक सोल्यूशन। हमने एक मेडिकल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम स्थापित किया है एम्स जोधपुर के साथ, जहाँ पर हम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दोनों को लेते हैं और वो फिर 6 महीना एम्स में रहते हैं, वहाँ पर प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर वो आईआईटी में आते हैं और यहाँ पर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, उसका पेटेंट करते हैं और उसके बाद में वो एक कंपनी करके प्रोटोटाइप भी बनाते हैं उसका और कंपनी खोलते हैं और कंपनी के साथ ग्रेजुएट होते हैं। वो थीसिस नहीं लिखते हैं, दे ग्रेजुएट विद ए कंपनी एंड ए पेटेंट। और ये इतना सफल प्रोग्राम है कि खुद प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम की तारीफ की है और हम इस प्रोग्राम को अपस्केल करना चाहते हैं। तो ये देखिए, जब हम सिर्फ इंजीनियरिंग करेंगे तो हम इफेक्टिव नहीं रहेंगे, लेकिन डॉक्टर्स के साथ बात करके काम करके एक हमने ये प्रोग्राम स्थापित किया, नई नॉलेज जनरेट हो रही है, वेल्थ जनरेट हो रही है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इस प्रोग्राम को कर सकते हैं, इससे नए हेल्थ केयर सोल्यूशन मिलेंगे। और आपको तो पता है कि हम लोग हर वर्ष देश में $40 बिलियन से ज़्यादा का हेल्थ केयर प्रोडक्ट हम इम्पोर्ट करते हैं। अगर भारत को विकसित होना है तो ये प्रोडक्ट्स, इनमें से ज़्यादातर प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जा सकते हैं। कल अर्चना शर्मा जी ने भी बताया था
कि जितने भी कैंसर के ट्रीटमेंट की डिवाइसेस हैं वो सब भी हिंदुस्तान में बनाई जा सकती हैं। तो ये सब हम लोगों को मिल के करना होगा, इसके लिए हमारे पास कोई ज़्यादा चॉइस है नहीं, और हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी एज एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। इसके अलावा जो है आईआईटी जोधपुर ने जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन है उसको टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जा करके हमने हर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को एक इंजीनियरिंग डिज़ाइन का कोर्स दिया है जो कंपलसरी है, और उससे जो प्रोजेक्ट बेस्ड कोर्स है उससे हमारा हर स्टूडेंट जो है वो प्रोजेक्ट करता है, और कई सारी इसके अंदर जो है वो प्रोजेक्ट्स बाद में स्टार्टअप्स में भी कन्वर्ट होते हैं। तो हमारे कई सारे AR/VR एप्लीकेशंस, मेडिकल ट्रेनिंग, जनरेटिव AI मॉडल्स, ये सब उस प्रोजेक्ट के थ्रू ये निकल करके आए हैं। और इसके अलावा जो है भारतीय भाषाओं का तो मैंने आपको बताया ही है कि वो हम कर रहे हैं। एक मैंने आपको बताया कि लोकल नॉलेज सोर्सिंग, जो थार डिज़ाइन हमारा एक है, वहाँ पर हम लोकल नॉलेज सोर्सिंग करते हैं, ट्रेडिशनल नॉलेज को क्राउड सोर्सिंग करके, और फिर हम उसमें थोड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसमें एविडेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हमने अपने कैंपस में किया है। हमारे इंस्टीट्यूशंस को एक एग्जाम्पल बनना होगा कम्युनिटी के लिए। आज IIT जोधपुर में हम नेट ज़ीरो हैं वाटर के क्षेत्र में, यानी कि जो पानी आता है वो उसका का पूरा पानी हम रिसाइकल करते हैं, और एक बूंद भी हम सिटी के ग्रिड में ड्रेनेज सिस्टम में नहीं डालते हैं। तो ये सब डुएबल एक्शंस हैं जो हर यूनिवर्सिटी अपना कर सकती है। हमारे यहाँ पर जितना भी बागवानी का काम है, फ्लशिंग का काम है, वो सब रिसाइकल्ड वाटर से होता है और बहुत सक्सेसफुली होता है। आई थिंक इसके साथ मैं अभी अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, और मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा है कि हम डिस्कशन करें। तो अभी नेक्स्ट कुछ समय के लिए अब एक्शनेबल आइटम्स पर हम डिस्कस करेंगे। तो मैं अब आप लोगों को निमंत्रित करता हूँ कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के और बताएं कि ये जो 6C पॉइंट्स हैं इसमें क्या क्या एक्शनेबल आइटम्स हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अपने लेवल पे कर सकता है, और हम वो रिकॉर्ड करेंगे और लास्ट में हम उसको समराइज भी करेंगे कि ये एक्शन जो है हम हर एक इंस्टीट्यूशन अपने अपने क्षेत्र में कर सकता है। तो मैं आप लोगों को निमंत्रित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और बहुत सारी चीज़ें हम जो 6C के अंदर चाहते हैं और उसको कैसे हमें एक्शनेबल पॉइंट्स में एक्शन में कन्वर्ट करना है उसके बारे में उदाहरण भी दिया गया। तो इसी तरह से हमें अपने संस्थानों में इस मैसेज को ले जाना है, इसको एक एक्शनेबल पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब ये हाउस ओपन है, क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज हों ताकि जवाब भी दिया जा सके, और आप अपने सुझाव दे सकते हैं। यहाँ पे सारे सुझाव रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो आपके पास जो भी प्रश्न करना चाहें हाथ उठाएं, उनके पास माइक जाएगा और अपने एक्शनेबल पॉइंट्स आप बता सकते हैं। रिपीट ना हो, आग्रह है, आप लोगों से विनती है कि रिपीट ना हो। Have to also look at the other languages, like the written language is one thing. The physical language of how a university looks, how a professor looks, how a student looks. Unfortunately, all this visual attire, all these languages are somewhere European in that sense. Like you said about the murals and all you're creating, and the department that does XR and all. So what kind of such an approach we can do in also translating the visual language? Like there is a time when we gave up the typical convocation gowns and the convocation caps, and we came into the dupattas and stuff like that. So like that, what such efforts can be made to also translate जो बौद्धिक परिदृश्य है, visual impact और visual effect of a university to be Indian? ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसा करने का आवश्यकता आपको कितना लग रहा है कि how much we have achieved and how much we can go forward in that? I think जो ये भारतीय भाषाओं का प्रश्न है वो उसके दो साइड्स हैं। एक साइड है कि देखिए जो व्यक्ति अपने ग्रामीण परिवेश से आता है उसका अंग्रेजी ढीला होता है, और जैसे ही वो कॉलेज में आता है उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस गिर जाती है। तो पहला जो उद्देश्य है वो ये है कि चूँकि आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इंजीनियरिंग नहीं सीख सकते हैं। तो पहला तो उसको आसान करना है। दूसरा, जब आदमी अपनी मातृभाषा में कोई भी व्यक्ति सीखता है
तो वो ज़्यादा अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स को ग्रहण कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पाता है, ज़्यादा अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है। तो जो भारतीय भाषाओं का जो लाने का उद्देश्य है वो यही है। विजुअल, मैं आपका प्रश्न ठीक से शायद समझ नहीं पाया हूँ कि विजुअल क्या कहना चाहते जैसा हैं। हम एक यूनिवर्सिटी में चलता है उसका गेट के अंदर जाते हैं तो हमें लगता है कि हम प्रिंसटन आ गया है, हम कोलंबिया आ गया है, हार्वर्ड आ गया है। हम उन्हीं का विजुअल लैंग्वेज को कॉपी करता है, उन्हीं ग्लास फसाड्स को कॉपी करता है, उन्हीं पिलर्स को कॉपी करता है। मगर भारतीय यूनिवर्सिटी का एक परिदृश्य क्या है, हमें कल्पना भी नहीं करने का सिचुएशन नहीं है अभी। नालंदा में शायद कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुआ है, बीएचयू में शायद हम कुछ देख सकते हैं। अदरवाइज वी आर कॉपीइंग द विजुअल लैंग्वेज एंड द स्पेशियल लैंग्वेज, इवन हायरार्की, जो वेशभूषा, जो हम एड्रेस करते हैं अभी भी सर अपने फैकल्टी को, आचार्य नहीं बुलाता है। तो वो चीजों में भी ये भाषा का भाषांतरीकरण कैसा हो सकता है? आपका बिल्कुल आपका जो, मैं आर्किटेक्ट हूं सर, इसीलिए। नहीं, आपका जो बिल्कुल भावना है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसे चेंजेस हैं जो ओवरनाइट नहीं हो सकते हैं। ज़रूरत इस बात की कि हम शुरू करें और उसको पुश करते रहें और ये इवेंचुअली होगा। कोई इसका शॉर्टकट है नहीं, मुझे लगता है। आप लोगों से एक और आग्रह है कि अपना नाम और संस्थान का नाम बता देंगे तो ज़्यादा बेहतर। मैं अपना प्रश्न पूछूं? नमस्कार सर, मैं भारतीय सैन्य अकादमी में एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूं। सर, मेरा प्रश्न तो नहीं है, एक सजेशन है, क्योंकि तकनीकी भाषाओं में वास्तव में हमारे पास अध्ययन के लिए मटेरियल अवेलेबल नहीं है, और जो भी मटेरियल अवेलेबल है दैट इज़ ओनली ट्रांसलेटेड मटेरियल। तो जैसा आपने कहा कि विशेष रूप से इससे पहले मैंने बीआईटी रांची में भी 10-12 साल काम किया है। स्टूडेंट्स को इशू आता है, जो मैटर अवेलेबल है वो उनके अकॉर्डिंग नहीं है। तो मेरा ये सजेशन है, क्यों ना पहले संस्थान अपनी आवश्यकता के अनुसार हिंदी या जिस भी भाषा की रिक्वायरमेंट है उसमें बनाए, देन कम से कम उस संस्थान में उसको लागू करें। वो चाहे बुक्स के माध्यम से हो, नोट्स के माध्यम से हो, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह बहुत जरूरी है। आई थिंक आपकी इन्फॉर्मेशन थोड़ी पुरानी है। आपको मैं बता दूं कि AICT जो है उन्होंने 3rd ईयर तक की किताबें, लगभग 200-250 इंजीनियरिंग के कोर्सेज हैं और वो 13 भाषाओं में उपलब्ध कराए हैं। और ये सब किताबों की कमेटी में मैं था तो मुझे पूरा उसका आइडिया है। ये सारी किताबें IITs और NITs के प्रोफेसर्स द्वारा लिखी गई हैं, रिव्यू भी करी गई हैं, और ये भाषाएं जो है AICT की वेबसाइट पर मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो कोई भी कॉलेज जो है उनको डाउनलोड कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट। आई थिंक उसका कुछ शिक्षा कुंभ या ऐसा कुछ नाम है वेबसाइट का, AICT ई कुंभ। लेकिन सर, अभी भी कुछ संस्थानों में ये रिस्ट्रिक्शन है कि हिंदी माध्यम में अगर पढ़ा रहे हैं, हिंदी माध्यम में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या करवा रहे हैं, लाइक मैं भारतीय सैन्य अकादमी से जुड़ा हुआ हूँ, तो वहाँ तो क्लियर ये रिस्ट्रिक्शन है कि आप हिंदी माध्यम में शिक्षा ही नहीं प्रदान कर सकते। यही माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। वहाँ जो मोस्टली कैडेट्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं, वो ग्रामीण परिवेश से आते हैं और उनके सामने ये समस्या होती है। तो मेरा सजेशन इस टाइप का है, क्यों ना हम संस्थान के लेवल पर करें। आप NCERT तैयार कर रहा है, डेट इज ओके, बट एक स्टार्टिंग में हम टीचर्स को ये असाइनमेंट दें कि जो भी वो विषय पढ़ा रहा है उसको हिंदी माध्यम में प्रदान करें, देन उसको डिलीवर करें। आपका अच्छा सुझाव है और इसको इस दिशा में काम किया जाना चाहिए। इंस्टीट्यूट्स को भी समझना होगा, इंस्टीट्यूट लीडरशिप को समझना होगा कि भारतीय भाषाओं में जो ग्राह्यता है, एब्जॉर्प्शन है कॉन्सेप्ट का, वो ज़्यादा बेहतर है, और जो आउटकम होता है, लर्निंग आउटकम है, वो भी बेहतर है। तो अगर भारतीय फ़ौज में अगर हिंदी को या भारतीय भाषाओं को प्रमोट नहीं किया जा रहा है तो वहाँ पर लीडरशिप के लेवल पर थोड़ा सा उसको सोचने की ज़रूरत है। IITs में अभी मैंने शुरू किया है जोधपुर में,
उसके अलावा मुझे पता है कि मेरे कई और जो मित्र हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो भी इसके बारे में सीरियसली सोच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये परिवर्तन आएगा ही, और जैसे जैसे लीडरशिप उसके जो लाभ हैं और जो नुकसान हैं उनके बारे में सोचेंगे, तो आई थिंक उसमें लाभ ज़्यादा है, नुकसान कुछ भी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मेरा नाम प्रोफेसर सुनील कुमार है। मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज टनकपुर में प्रोफेसर हूँ, और वहाँ पे मैंने सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन आईज एंड वेलनेस स्टैब्लिश किया हुआ है NEP 2020 के तहत। और आपका जो रिजोल्यूशन है इसमें 4 पॉइंट में इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज की बात कही गई है। मेरा सवाल ये है, व्हाट कैन फंडिंग चैलेंजेस इन हायर एजुकेशन कैन बी एड्रेस्ड इन ऑर्डर टू फुलफिल दोज डिमांड्स? फंडिंग चैलेंजेस, फंडिंग चैलेंजेस तो हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। हमने जो है पतंजलि से अपना MOU साइन किया हुआ है, और उसमें हमें अपने बच्चों को वहाँ ले जाना है ट्रेनिंग के लिए, जो बच्चे हमारे यहाँ स्टार्टअप कर रहे हैं, बट हमारे पास कोई फंड्स नहीं है जिससे हम उनका TA जो भी फंड्स हैं वो मीट आउट कर सकें। तो NEP की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करने के लिए मेरे ख्याल से जब भी हम कोई नया प्लान इम्प्लीमेंट करें उसके साथ में फंडिंग का भी प्रोविजन रखें। हमने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बट उसमें फंडिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। जिन फंडिंग में हम पहले काम कर रहे थे उन्हीं फंडिंग में हम नई नई स्कीम्स को लाते जा रहे हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत आ रही है। ये एक अच्छा पॉइंट है जिसको अपन नोट कर सकते हैं एज ए रिकमेंडेशन। सर यस, इधर एक मैडम काफ़ी देर से इधर दे दीजिए जी। सर मैं प्रोफेसर RK पांडे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पार्टी चंपावत से हूँ। सर जो खासकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही थी उसमें भी सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन की बात हुई। तो मेरा जो विचार है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया अगर मंच की तरफ से ये हमें समझाने का कष्ट करेंगे कि सस्टेनेबल कंजम्पशन, डिमांड, ग्रोथ और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारा है कि हम निकट भविष्य में हो जाएंगे 2026 में, 2028 में, इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, लेकिन हमारे इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, लेकिन उसको एक अंधी दौड़ की तरह ग्रोथ नहीं करना है। कंजम्पशन जो है वो हर चीज़ जो है एनवायरनमेंट को अफेक्ट नहीं करती है। बहुत सारी जो अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है उसमें सर्विस सेक्टर एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सर्विस सेक्टर डज नॉट डिजेनरेट द एनवायरनमेंट। सिर्फ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं जिनसे एनवायरमेंटल डिग्रेड होता है, और जो कंजम्पशन है एनर्जी का, जो कंजम्पशन है वाटर का, जिसमें हमारी रिसोर्स लिमिटेशन है, वहाँ पर हमें कंजम्पशन को कम करने की ज़रूरत है। इसी संबंध में सर मैन्युफैक्चरिंग में उस मैन्युफैक्चरिंग से जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है उसमें हमें थोड़ा ध्यान देते हुए करना है कि जो एनवायरमेंट का डैमेज ना हो। सर मैं डॉक्टर प्रशांत थपलियाल भारतीय सैन्य अकादमी से। आपका जो क्लाइमेट वाला जो है इंस्टीट्यूशन लेवल पर बहुत अवेयरनेस की बात उसमें हो रही है कि इस पर काफ़ी प्रयास किए जाएंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा पहलू है सर वो डिग्रेडेशन का हमारे अभी इमीडिएट सराउंडिंग्स में होता है। उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे उत्तराखंड की बात की जाए तो यहाँ पर जो है अभी फॉरेस्ट फायर का सीजन शुरू हो जाएगा, उसके कई सारे पहलू हैं। इसमें किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली सिविक सिस्टम के साथ लिंक कर सकते हैं और किस तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम चला सकते हैं, इस पर अगर थोड़ा लाइट दी जाए तो मुझे लगता है वो बेहतर है। मेरे ख्याल से ये आपका सवाल नहीं है, आपका बहुत अच्छा सुझाव है कि इंस्टीट्यूशंस को लोकल बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके जो लोकलाइज सॉल्यूशन है वो आपको डेवलप करना है। हर इंस्टीट्यूशन को अपने लोकल प्रॉब्लम्स जो है लोकल लेवल पे लोकल बॉडीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ पर इफेक्टिवली उनको कंट्रोल करना है। ये बहुत अच्छा सजेशन रहेगा। अभी कुछ दिन पहले ही एक सुझाव दिया था गवर्नमेंट को कि भाई सैनिटेशन वॉरियर जो है आप जो है वॉलंटियर्स मांगिए। जैसे मुझ जैसे इंसान को बड़ा कंसर्न रहता है तो इस तरह के लोग आगे आएँ और उनके साथ मिलकर के काम करें, क्योंकि अभी जो हमारा इन्फोर्समेंट सिस्टम है इस मामले में भी बड़ा वीक है, एजुकेशन पार्ट भी बड़ी वीक है और सेंसिटाइजेशन भी बड़ा वीक है, क्योंकि उसके लिए हमारे जो मासेस हैं अभी उतना ना उसको समझ पा रहा है। वो अगर कोई गंदगी कर रहा कहता जी दूसरा भी तो कर रहा, उसको बोलो। पता वही बात है कि
आप समझाएं तो समझाएं किसको, तो कैसे किसी सिनर्जी के साथ इस तरह का सिस्टम बने कि धीरे धीरे चीज़ें, क्योंकि हमें तो लगेगा हर चीज़ में इतना आसान तो नहीं है, जो कॉलोनियल माइंड से जो हमारा है और बाकी सारी चीज़ें हैं वो सब भी इसके पीछे रहेंगी। तो किस तरह से सर एक कि आप इसमें इसको इस वाले को हम और एक्सटेंड कर पाएँ, क्योंकि इसमें जो है वो इंस्टीट्यूशन के लेकर बात की गई है। आप लोगों से एक आग्रह है कि हम लोग यहाँ ओपन डिस्कशन में हैं और ये हमारा डिक्लेरेशन है, तो आप लोग जो एक्शनेबल पॉइंट आप लोगों के सुझाव आ रहे हैं, जो इंस्टीट्यूट, जैसा सर का था कि अगर एक प्रॉब्लम है तो इंस्टीट्यूशन ने कैसे उसका सोल्यूशन लिया, तो अगर आप एक्शनेबल पॉइंट बता पाएँ, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के हमारे बहुत सारे सेशन होते हैं या होते रहे हैं, यहाँ हम ये चाह रहे हैं कि इस डिक्लेरेशन का क्या एक्शनेबल पॉइंट है, हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, अगर हमने ऐसा किया है तो इसके क्या आउटकम है, जैसे सर ने बताया है, अगर वो आ जाएगा तो हमारे लिए बेहतर होगा कि इसको हम और इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक क्षमा के साथ ये एक आग्रह है। नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर रेखा कालिया भारद्वाज। तो मैं सभी कल से जो सत्र सुन रही हूँ, तो मेरे खुद भी जो लेक्चर्स रहे हैं स्पिरिचुअलिज्म इन एजुकेशन, आपने सर जो एक्शनेबल पॉइंट की बात की है, टीचर इज वन ऑफ द मेजर स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन, और उसका एक माइंडसेट अगर हम उसमें जो चेंजेस लाते हैं, दैट ऑब्वियसली जो है वो बच्चों में जाएगा, इकोसिस्टम बनेगा, वो स्टूडेंट फोकस होगा। तो इसके लिए मेरा एक, मैंने कल चेयरपर्सन जो यूजीसी किया उनसे भी बात की है कि टीचर जो रिसर्च पेपर है, जरूरी नहीं कि हम डिजिटल स्क्रीन बच्चे ही पैदा हो रहे हैं, डिजिटल एजुकेशन ही है। उसके साथ जो मैडम सुरेखा ने कहा है EQ और SQ जहाँ पे भी होता 1000 पॉइंट्स है। I feel proud to say कि during my principalship, my college got 3.83, and this was the only college that is college of excellence in Punjab. अब इंडिया में होगा ये 92,000, I joined it 2010, 13 की बात है, 14 में है। पोटेंशियल और एक्सेलेंस का तो बहुत पहले था। बात ये था कि इस तरीके की एक टीचिंग और एनवायरनमेंट है, मतलब टीचर फ्रेंडली एनवायरनमेंट है, जहाँ पे छोटी छोटी चीज को भी हम तवज्जो देते रहे हैं कि वो भी रिसर्च में आए। अगर टीचर जरूरी नहीं डाटा के साथ कोई भी अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, जैसे वी आर वर्किंग ऑन दिस वैल्यू एडिड कि जो IPS या कुछ है, इसको हम इस तरीके से अपनी डे टू डे टीचिंग में इंटीग्रेट कर सकते हैं। कोई भी, जैसे हमारी अपना ये एक, मैं एग्जाम्पल के साथ बैठूंगी, ये मेरी रिक्वेस्ट भी है सारे टीचर्स के साथ कि हम इन चीज़ों को देखें कि वैल्यू एडिड एजुकेशन के लिए कोई ज़्यादा मंत्रों की जरूरत नहीं है। डे टू डे एजुकेशन में हमने कैसे एसिमिलेट करना है, आगे कम्युनिकेट करना है, उसका प्रभाव बच्चों पर पड़े। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, व्हाई नॉट टू टीच देम ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री में हम शांति पाठ को ले लें, ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी। तो ये क्या है? शांति मीन्स टू रिस्टोर पीस। हमारी एनवायरनमेंट में हो, वायु में हो, आसमान पे हो, पेड़ों पे हो, पौधों पे हो, जिस तरीके से हम अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ऐसे छोटे छोटे पेपर्स को आगे पब्लिश किया जाए, जैसे हम लोग करते हैं। आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, एंड दैट गिव्स ट्रिमेंडस एंड वंडरफुल रिजल्ट्स। फॉर द लास्ट 46 years आई एम इन एजुकेशनल लाइन, और 2000 से ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, और यही, और विद्या भारती के साथ भी जुड़ी हूँ। तो ये प्रयास जो जो इंस्टीट्यूशन कर रही है, एंड दे आर गेटिंग द गुड रिजल्ट्स, एंड दे आर having good student, and obviously these things are paying good to the society also. Thank you very much. मैडम, आपका बिल्कुल सही है, और पुराना जो लास्ट क्वेश्चन था उसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि टीचर जो है किसी भी एजुकेशन सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, और टीचर को खुद एक एग्जाम्पल होना है। टीचर का एथिक्स जो होता है, टीचर का जो कंडक्ट होता है, वही स्टूडेंट सीखते हैं। तो अभी जो है भारत सरकार ने एक इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम किया है, जो लगभग 64 यूनिवर्सिटीज़ को दिया गया है। उसमें से 4 IIT भी हैं, हम लोग IIT जोधपुर भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हमने एक जोधपुर मॉडल फॉर टीचर एजुकेशन डेवलप किया है। इसमें 50% कोर्सेज जो है CUET की तरफ से प्रिस्क्राइब्ड हैं, 50% का फ्लेक्सिबिलिटी है। वो हमने गुरु शिष्य परंपरा, भारतीय वैल्यू सिस्टम ये यूज़ करते हुए पेडागोगिकल कोर्सेज, तो वो स्टूडेंट जो है वो उसकी वैल्यूज़, जो टीचर है उसकी वैल्यूज़ भी अच्छी होंगी, और उसको मॉडर्न टीचिंग कॉन्सेप्ट्स, इनोवेशन, इंक्यूबेशन, ये सब का पूरा आइडिया होगा। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग पर काफ़ी ध्यान दिया हुआ है, और ये प्रोग्राम काफ़ी सक्सेसफुल होने वाला है, और इसको बाकी जगहों पर भी इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है।
और जोधपुर मॉडल मैं सबके साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, जो भी इंस्टीट्यूट लेना चाहेगा। हमने उसको बहुत डिबेट करके डेवलप किया है, आपको सिर्फ अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। और इसके काफ़ी दूरगामी प्रयास होंगे, जहाँ पर हम भारतीय ज्ञान परंपरा के बेसिस पर हम एक गुरु का निर्माण करेंगे, और वो गुरु, उसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे बच्चों पर होता है। आज एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से ज़्यादा इम्पैक्ट स्कूल के टीचर का होता है। वो बहुत ज़्यादा बच्चों के साथ डील करता है, और वो इम्प्रेशनेबल माइंड की एज होती है बच्चों की। तो इस पर भी एक इसको भी अच्छे से किया जा सकता है। Brunsfield MPG College, Missouri. Sir, Lord Macaulay pointed out very clearly, in the opinion you must be westernized, physically you must be an Indian. मैं आपको साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इस मानसिकता को बदलने का प्रयास किया, और ये सराहनीय कदम। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेसिक लेवल पर हम लोगों के फादर्स भी गजटेड अफसर रहे हैं, गांव से पढ़े हैं, तो गांव का जो स्कूल है उसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। और आजकल क्या है, पब्लिक स्कूल जो है, इट हैज़ बिकम द स्टेटस सिंबल। वी आर रेडी टू पे हाई फीस, इवन इट पीचेज आवर ओन पॉकेट्स, लेकिन उनका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं है। पर गांव के जो स्कूल है, जो हिंदी माध्यम की बात आप कर रहे हैं, 70% लोगों के बारे में आप सोच रहे हैं, ये एक अच्छा सुझाव है। मैं सरकार से भी अनुरोध करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि हिंदी को कंपल्सन बनाया जाए और सर्विस में भी उसको इंक्रीमेंट दिया जाए, बढ़ावा दिया जाए, तभी ये संभव हो पाएगा। धन्यवाद। इसमें मैं एक दो करेक्शंस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका कमेंट बहुत अच्छा है। मैं एक दो करेक्शंस करना चाहूँगा। एक तो मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारतीय भाषाओं की बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि आपको एक डेटा देता हूँ, प्रॉब्लम कितनी सीवियर है वो समझाने के लिए। इस देश में 140 करोड़ की जनसंख्या में सिर्फ 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी में अपना नाम लिख सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। 130 करोड़ लोग नहीं लिख सकते। तो यानी सिर्फ 6% लोग हैं जिनके बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं, मेडिसिन करते हैं। बाकी लोगों की हिम्मत ही नहीं होती, और वो भारतीय भाषाओं की वजह से, क्योंकि वो भारतीय भाषाओं में उनका अंग्रेजी का ज्ञान उतना नहीं है। और जब हम भारतीय भाषाओं में उनको तकनीकी ज्ञान या एजुकेशन सिस्टम हम जब एक्सेस कराएंगे हाई क्वालिटी, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हम सिर्फ 6% लोगों को साथ लेकर के भारत को विकसित नहीं बना सकते हैं, हमें 94% लोगों को भी इंक्लूड करना होगा। तो ये जो भारतीय भाषाओं का जो मिशन है, ये सिर्फ भाषाओं के बारे में नहीं है, ये इंक्लूसिविटी के लिए है। ये जो 94% लोग जो विकास की विचारधारा से छूट गए पीछे, उनको इंक्लूड करके आगे बढ़ने की बात है। थैंक यू। Morning, sir. I am Dr. Anil. I am the Vice Chancellor of IMS Unison University, Dehradun. Thank you for this opportunity. Sir, as you just spoke, that faculty is the backbone of any institution, and faculty competence building is very important. And you did mention about teacher training programs. But most important, sir, is how can we define the individual development plan of a faculty? I think we all talk about the institutional development plan, and we don't integrate the individual development plan to the institutional development plan. So last session was more to do with purpose building, performance, possibilities, and even ethical issues which a faculty should know. I mean, this has to be embedded into each and every faculty and the institutional development plan. Only then I think the national agenda of what we are Viksit Bharat we are talking about can happen. So I have a suggestion. There are a lot of best practices happen across India. It could be student driven, it could be faculty driven, or even institutional driven. So if this can be really, I know this forum is also talking about it, but it can be regularly embedded into some platform where everybody can watch and emulate and see how a competence of a faculty can be built every time and over the time. So that's my suggestion. Thank you. I think it's a very good suggestion and we should note it down. Every university must make some program for leadership development among its faculty. Leadership does not mean कि उसको dean बनाना है, head बनाना है. Leadership means that the person should show leadership in the classroom, in the research lab, in whatever he does, he or she does. They have to show leadership there. अपना काम अच्छे से करें, वो एक leadership है. और उसके लिए आपको जो
कई बार बोलने से कि ये ठीक है, ये नहीं है, ये उचित है, ये अनुचित है, ये एथिकल है, अनएथिकल है, लोगों को पता नहीं होता, इवन कई बार टीचर्स को नहीं पता होता है। तो एक बार अगर मान लो आप अपने यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे प्रोग्राम क्यूरेट करेंगे जहाँ पर आप 5, 7, 10 जो बड़े लोग हैं उनको बुला करके 1-1 घंटे का लेक्चर करवाएं और अपनी फैकल्टी को बोलें कि भाई आपको अटेंड करना कंपलसरी है सैटरडे को, तो उससे जो है जो इंडिविजुअल ग्रोथ है वो होगी और आपके टीचर्स भी मोटिवेटेड रहेंगे कि उनका ट्रेनिंग हो रहा है बड़े लोगों से या जो अपने क्षेत्र में बड़े नाम हैं उनसे उनको कुछ सीखने का डायरेक्ट मौका मिल रहा है। Leadership development is extremely important for teachers. I cannot emphasize it more. नमस्कार, मैं प्रोफेसर मनोज सक्सेना, हेड एंड इन एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। 2-3 चीज़ें मुझे लगा आपसे शेयर भी की जाए और आपसे पूछा भी इसके बारे में। एक, अभी IMA से जो बात आई कि हिंदी में होना चाहिए, यहाँ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा इसको, हमारा विश्वविद्यालय 2015 से पहले एक इंग्लिश माध्यम विश्वविद्यालय होता और उसमें हमारे जो बच्चे थे वो बच्चे कई बार गांव के बच्चे भी आते थे और जैसा कि साहब ने बताया अभी कि उनका मैंडेट है कि इंग्लिश में ही पढ़ाना है। सेम वाज केस विद अस, हिंदी में नहीं पढ़ा सकते थे और बच्चों को जैसा भी वो लिख सकते हैं, दे हैव टू राइट इन इंग्लिश। तो उस टाइम पर हालांकि इससे कुछ रिजल्ट बेहतर भी मिले, जो बच्चे कुछ एक गाँव के बच्चे आए उन बच्चों में भी कुछ ऐसी चीज़ें डेवलप हुई कि वो अंग्रेजी बोलते हुए गए, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो उसकी स्थिति वही थी कि जो जहाँ से आए थे वहीं रहेगा, शायद उससे नीचे चले गए। 2015 में जो आपने इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप की बात की, हमारे लीडरशिप चेंज हुई, उन्होंने इसके ऊपर सोचा और उसके ऊपर बात की और उन्होंने इसको एक बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी की तरफ वो लेके गए और जो करंट ऑनरेबल वाइस चांसलर प्रोफेसर बंसल इज देयर, उन्होंने इसको और आगे बढ़ाया और आज हम उसमें बाइलिंगुअल चल रहे हैं, मोस्टली हम हिंदी में काम कर रहे हैं। तो जो बात ये थी उसमें इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरा जो आपने एक बात की थी नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो समाज में तो जा रहे हैं, मेरे विजुअल आर्ट्स के बच्चे, मेरे जो सोशल वर्क के बच्चे हैं वो समाज में जा रहे हैं, लेकिन हम जो आर्टिशंस की आपने बात की, हमने प्रयास किया था कि उन आर्टिशंस को हम मेन स्ट्रीम में लेके आए, यूनिवर्सिटी के साथ जोड़ें। एक वो आपसे मैं जानना चाहूँगा कि किस तरीके से आप लोग उन आर्टिशंस को सिलेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए फंडिंग क्या IIT जोधपुर कर रहा है या किस तरीके से है, और उसकी जो प्रॉफिट जो भी हो रहा है वो प्रॉफिट क्या आप केवल आर्टिशंस को दे रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। और एक तीसरा और मैं आपसे और एक पहले 2 का जवाब देता हूँ, अदरवाइज मैं सवाल भूल जाऊंगा। क्षमा चाहते हैं, एक सूचना है, मैं प्रोफेसर सुभाष मिश्र जी को बुलाना चाहूँगा कि उस सूचना के बारे में बता दें, क्योंकि कल का शेड्यूल हमारा 3 बजे का था लेकिन आज प्रीपोन है, तो थोड़ा सा सुभाष जी। आज लंच के बाद 2:15 से 3:30 का जो सत्र होगा वो इसी सभागार में होगा। फोस्टरिंग एकेडमिक एक्सलेंस, लीडरशिप एंड कोलैबोरेशन इन एक्शन, यह इस विषय पर इसी सभागार में 2:15 से 3:30 पर चर्चा होगी। कॉमन सत्र होगा, यही सूचना है। हम सब 2:15 पर यहाँ उपस्थित हों, यह आग्रह है। थोड़ी सी समय की सीमितता है और हमारे वक्ता महोदय के पास बहुत सारा अनुभव है, तो हम लंच के समय भी इनफॉर्मली डिस्कस कर सकते हैं। अब मैं सर से आग्रह करूंगा कि इसको समराइज कर दें। और जी हाँ, क्योंकि लंच के बाद हमें 2 सत्र चलाने हैं। सर, प्रोफेसर अग्रवाल सर से आग्रह है कि इसको समराइज कर दें फिर। और जिन लोगों को सजेशन देखना है, vbuss.org की वेबसाइट है, उस पर आप भेज सकते हैं लिखित। तो इसमें मेरे ख्याल से हम लोगों की काफ़ी अच्छी चर्चा हुई है। एक मिनट मैं थोड़ा कहना चाहूँगा सर, क्षमा चाहता हूँ। मैं पिछले 20 साल से सर सजेशन दे रहा हूँ भारत सरकार को, और लगातार मैं पत्र भी लिख रहा हूँ, मेल भी कर रहा हूँ, और उसका असर भी हो रहा है। मैं थोड़ा सा क्लाइमेट चेंज में बात करना चाहता हूँ सर। मैं हिमालय का रहने वाला हूँ, उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, और ज्योग्राफी में ही मैं पढ़ाता हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ सर। बेसिकली जैसे अभी स्टूडेंट की बात आई है, तो हमें लगता है कि क्लाइमेट चेंज को कम करने के लिए अगर हम सारे जितने इंस्टीट्यूट है हमारे, अगर हम उसमें बच्चों के लिए प्लांटेशन और उसका कंजर्वेशन कंपलसरी कर दें सर उसके साथ, क्योंकि हम पढ़ाते तो हैं किताबों में, ये एक्शन में आना जरूरी है सर। मैं पिछले कई 20-25 सालों से
लगातार एक रिसर्च जर्नल भी पब्लिश कर रहा हूँ, मैं उसका चीफ एडिटर हूँ, और उसमें इंग्लिश और हिंदी में हम करा रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया से हमारे पास पेपर भी आ रहे हैं। लेकिन सर सजेशन ही रह जाते हैं। तो सर मैं इससे आग्रह करना चाहता हूँ आपसे कि इस विषय में गंभीरता से सोचा जाए। Thank you, सजेशन thank you, बहुत sir. सारे हैं, लेकिन समय का अभाव है, मैं आपको पत्र के माध्यम से भी भेजूंगा। थैंक यू सर। धन्यवाद। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट सारे स्कूल्स इसको कंपलसरी भी कर सकते हैं। हमने आईआईटी जोधपुर में कंपलसरी किया है, जो भी स्टूडेंट आता है एक पेड़ वो लगाता है, एक पेड़ माँ के नाम। तो मेरे ख्याल से अभी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई, बहुत कुछ समराइज करने के लिए है नहीं। 6 पॉइंट हमारे जो हैं कंटेंट, कम्युनिटी, कन्वर्जेंस, कोलैबोरेशन, कनेक्ट और क्लाइमेट, इन सब पर काफ़ी अच्छा चर्चा हुई है। और मुझे लगता है कि सारी ऑडियंस और सारे जितने पॉलिसी मेकर्स हैं, लीडर्स हैं, सबको काफ़ी इनपुट मिल गया है कि क्या क्या अपने यहाँ पर किया जा सकता है। तो मेरा अनुरोध आप सबसे यही है कि इस डॉक्यूमेंट को आप रेजोल्यूशन लें और अपने यहाँ पर इसको लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोगों का ये सत्र बहुत लाइव रहा, और लाइव रहने के पीछे विषय के साथ साथ हमें एक बहुत ही अनुभवी विषय विशेषज्ञ का लाभ मिल रहा है। तो मैं प्रोफेसर अग्रवाल सर का, विद्या भारती उच्च शिक्षा संस्थान, यूकोस्ट और देहरादून विश्वविद्यालय की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, सुधीजन का मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आग्रह ये है कि भोजन के बाद हम लोग आज 2:15 बजे इसी सभागार में उपस्थित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।